प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। करीब 4 दिन के अंतराल के बाद हम फिर आपके लिए अपने चैनल पर उपस्थित हैं। कुछ खास कारणों से बरसात, संसाधनों की कमी, समयाभाव, इन कारणों से जरूर हम आपको लगभग 4 दिन तक नहीं पढ़ा पाए। इसके लिए हम आपसे अवश्य ही क्षमा चाहेंगे। और हम आपको, जहाँ तक मुझे याद है कि पूर्व वैदिक काल के आर्य भूमि पर या भारत भूमि पर आर्यों का आगमन यहाँ तक पढ़ा चुके होंगे, जिसमें हमने आपको ये बता दिया था कि भारत के बाहर से संभवतः आर्य आए और वे आर्य पूर्वी अफगानिस्तान से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच बसे, जिन्हें वे सप्तसैंधव प्रदेश कहते थे। सप्तसैंधव प्रदेश उस समय के आर्य या ऋग्वैदिक युग के आर्यों का निवास था। विद्वानों में तमाम मतभेद हैं। यद्यपि मैक्स मूलर के कथन को सत्य माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए। तमाम अध्ययनों के बाद उन्होंने पाया कि रूस के काकेशस पर्वत से होते हुए चारागाहों की खोज करते करते ये लोग अंततः भारत भूमि पर दाखिल हुए और भारत को सदा हरा भरा प्रदेश मानकर, चारागाह से सदा संपन्न रहने वाले प्रदेश मान करके अंततः वे लोग भारत में रहने के लिए कटिबद्ध हो गए और अफगानिस्तान से, यानी पूर्वी अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच बसे। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्तसैंधव प्रदेश की बात होती है। आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्तसैंधव प्रदेश की बात होती है। हमने उसमें आपको यह भी बताया होगा आप लोगों को कि उस युग की नदियां मुख्य मुख्य कौन सी थी। वैसे नदी सूक्त में करीब 25 नदियों का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रमुख नदियां कौन सी थी, उनके ऋग्वैदिक नाम और उनके आधुनिक नाम क्या थे, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब अगला जो है आपको बताना, हमने पिछले क्लास में आपको बताया होगा कि अब हमें ऋग्वैदिक युग की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक युग, यही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें से आप पढ़ने जा रहे हैं पूर्व वैदिक युग की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति, ये आज आपको हमें बताना है। पूर्व वैदिक युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति क्या थी, ये एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। आप इसको देखते जाएं। जैसे पहले हमने बताया राजनीतिक स्थिति। प्रिय छात्रों ध्यान रहे, अब हम डाल देते हैं राजनीतिक स्थिति। ये इसके बारे में पहले आप सुन लें कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी। बच्चों, पूर्व वैदिक युग पर हम दृष्टिपात करते हैं जब, तो पाते हैं कि पूर्व वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग में 5 आर्य कबीलों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है लिखित रूप से ऋग्वेद में। इन्हें पंचजन्य कहा जाता था। 5 आर्य कबीले वे होते थे यदु, पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वसु। ये 5 आर्य कबीले होते थे उस समय। ये पांचों पंचजन्य कहलाते थे।
इन लोगों से अलग एक और भी कबीला होता था जिसे भरत जन कहा जाता था। ध्यान रहे, ऋग्वैदिक युग में ये जो कबीले कहे जाते, कबीला, ये कबीला ऋग्वैदिक भाषा में जन कहलाता था। कबीला आजकल की भाषा है। कबीला मतलब एक ही कुल, वंश, परिवार, परंपरा के लोग मिलकर के एक कबीला बना लेते थे, या उनमें कुछ और भी परिवार शामिल होते थे, तो ये कबीला है। जैसा कि आदिवासियों में आजकल पाया जाता है। आप आदिम जातियों में, आदिवासियों में देखेंगे तो मुंडा कबीला अलग है, हो कबीला अलग है, संथाल कबीला अलग है, मुर्मू कबीला अलग है, ऐसे ऐसे तमाम कबीले हैं। प्राचीन भारत पर दृष्टिपात करने पर हम लोग पाते हैं कि आर्यजन भी जब भारत भूमि पर आए, तथाकथित जो भी, तो वे लोग कबीलों में रहते थे, और कबीलों को ऋग्वेद में जन लिखा गया, जन, यानी 5 आर्य कबीले को ही पंचजन कहा गया है। ठीक, इसी तरह से हमने बताया यदु पूर्व अनुद्रुह तुर्वसु, इन 5 जन से अलग एक कबीला होता था, वो था भरत जन, और भरत जन के राजा होते थे सुदास। ध्यान रहे, इसके पहले हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, कबीलों की रचना कैसी होती थी। राजनीतिक रूप से अब आपको बताना ये जरूरी है। देखिए, परिवारों से मिलकर बनते थे गांव। परिवारों के मुखिया को कुलप कहा जाता था। एक परिवार का कुल वृद्ध, पिता, बाबा, परबाबा या बड़ा भाई, जो भी उस समय उपस्थित होता था एक परिवार में, सबसे बड़ा होता था, उसे कुलप कहा जाता था। तो परिवार, जो एक ही परिवार के, एक ही कुलवंश के लोग होते थे, उनके मुखिया होते थे कुलप। कई कुलप मिलकर गांव का निर्माण करते थे, ग्राम, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। क्या? ग्रामणी। ग्रामणी मतलब आजकल के प्रधान जी। कई गांव मिलकर विश बनते थे, कई ग्राम मिलकर विश बनते थे। विश के मुखिया को विशपति कहा जाता था, विशपति कहा जाता था। विशपति मतलब आजकल के प्रमुख जी, ब्लॉक प्रमुख जी होते हैं ना, ब्लॉक प्रमुख, वही विशपति। इसी तरह से कई विषयों को मिलाकर के एक जन बनता था, और जन के मुखिया को जनपति, जन राजनस्य या राजा कहा जाता था। तो आपने देखा कि राजनीतिक संगठन कैसा होता था, परिवार यानी उसके मुखिया कुलप, ग्राम उसके मुखिया ग्रामणी, गांव को मिलाकर के फिर विश, विश के मुखिया विशपति, और कई विश मिलाकर के जन, और जन मतलब यही हुआ कबीला, इसके मुखिया को जन राजनस्य या राजा कहा जाता था। ये राजनीतिक संगठन हुए। अब हम आपको अभी जो पहले बताए कि ऋग्वेद में इस तरह से 5 जन, प्रारंभ के 5 जनों की चर्चा मिलती है। ये यदुपुरु, अनुद्रुहु, तुर्वसु पंचजन्य थे, और इनसे इतर एक भरत जन था। ठीक, भरत जन और पंचजन्य में एक बार युद्ध हो गया। क्यों? पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर के युद्ध हुआ। किसको? पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर युद्ध हुआ। आदि ऋषि वशिष्ठ, ध्यान रहे, वो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ से संभवतः इतर कोई ऋषि थे। ऋषियों महात्माओं की भारत में परंपरा चलती है, उस परंपरा में जो भी आता है वो वशिष्ठ, उस परंपरा में वो जो भी आया वो भरद्वाज या विश्वामित्र, जो भी। ध्यान रहे, प्राचीन वैदिक पुरोहितों में भरत जन के और आर्य जनों में पंचजन्य के मुखियाओं का नाम, के पुरोहितों का नाम मिलता है। जैसे प्राचीन ऋषि वशिष्ठ सभी भरत जन समेत सभी पंचजन्य के प्रारंभ में पुरोहित थे। बाद में पंचजन्य ने वशिष्ठ को पुरोहित पद से हटाकर और उन्हें ऋषि विश्वामित्र को पंचजन्य का पुरोहित बना दिया, और भरत जन पर भी ये दबाव डाला कि वे भी वशिष्ठ को हटाकर विश्वामित्र को पुरोहित नियुक्त करें। इस बात को जब भरत जन के राजा सुदास नहीं माने, तो अंततः दोनों राजाओं के बीच रावी यानी परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता है। 10 राग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पंचजन्य और भरत जन के बीच युद्ध हुआ, तो 10 राजा कहां से आ गए? इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, 5 अनार्य कबीलों ने भी पंचजन्य का साथ दिया,
तो 5 अनार्य कबीले जो होते थे, अनिल, पथ्य, विषाणिन, भलानस और शिबी, इन 5 अनार्य कबीलों और आर्य कबीलों को मिलाकर के बने 10 राज्य। और इन 10 राज्य लोगों ने भरतों पर हमला किया। अंततः रावी यानी वैदिक युग की परुष्णी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ, जिसमें भरत जन ने 10 राजाओं के इस संगठन को पूरी तरह से परास्त कर दिया। ये 10 राज्य युद्ध है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि संभवतः इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जो पहले आर्यावर्त था, बाद में जम्बू द्वीप था, उसके बाद ये भारतवर्ष पड़ा। ये तो परंपराएं कई और हैं। एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, जिनसे बाद में कुरुवंश चला, कौरव पांडव वगैरह, तो उनके पुत्र होते थे भरत। उस प्रतापी राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा भी बताया जाता है। इस तरह से ये राजनीतिक स्थितियां ये आपके सामने हैं। कैसे कैसे उनका संगठन चलता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो जो अभी तक हमने आपको बताया उसे हम लिख करके भी आपको बता दें। जैसे राजनीतिक स्थिति में पहले राजनैतिक संगठन, ये कैसे थे राजनीतिक संगठन, इसको देख लीजिए। परिवार, या इसे ऐसे लिख दीजिए, एक तरफ दीजिए इकाई यानी यूनिट, दूसरी तरफ लिखिएगा मुखिया। अब इसमें नीचे लिखिएगा पहला परिवार। एक इकाई होती थी परिवार, और परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। ठीक, परिवार के मुखिया को बोलते थे कुलप। ये कुलवृद्ध, अभी हमने बताया, ये कुलवृद्ध या परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता था। ध्यान दीजिए, कई परिवार मिलकर के बनते थे ग्राम। ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामणी। फिर कई ग्राम मिलकर के बनते थे विश। विश के मुखिया को कहा जाता था विशपति। आजकल ब्लॉक प्रमुख जी की तरह से, ये ग्रामणी मतलब प्रधान जी की तरह से। कई विश मिलकर के बनते थे जन। यही जन है आजकल जो हम लोग कह देते हैं कबीला। जन, और जन के मुखिया को कहा जाता था राजा या राजन या जन राजनस्य। प्रिय छात्रों, ये आपके सामने है, ध्यान रहे। जो जन यानी जन के मुखिया को राजा, ऐसे 5 जन अभी हमने बताया, पंचजन्य। तो आप यहां लिख सकते हैं पंचजन्य, यानी 5 कबीले, 5 आर्य कबीले। ये कौन थे? यदु, पुरु, अनु, अनु, चौथा द्रुह, और 5वां तुर्वसु। पंचजन्य यानी 5 आर्य कबीले, यदु, पुरु, अनु, द्रुह, तुर्वसु, ये 5 आर्य कबीले थे। एक अन्य कबीला भरत जन, इसके राजा होते थे राजा सुदास। भरत जन के राजा
सुदास होते थे। ठीक, अब इसी के बाद आता है दसराज्य युद्ध, जो हमने आपको बताया। ठीक, ये आपने इकाई देख लिया राजनीतिक संगठन में, क्योंकि मैं राजनीतिक स्थिति पढ़ा रहा हूं, तो इसमें पंचजन्य आपने देख लिया, जन 5 थे और अन्य कबीला था भरतजन। ठीक, इन कबीलों के पुरोहित होते थे पहले वशिष्ठ, बाद में पंचजन ने विश्वामित्र को बनाया, इसी कारण से हो गया दसराग युद्ध। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं दसराग युद्ध के बारे में। आप देख लीजिए अब दसराग युद्ध। दसराग युद्ध क्या कारण था? कारण पुरोहितों की नियुक्ति। उपजा विवाद। ठीक, ये कारण था पुरोहितों की नियुक्ति से उपजा विवाद। क्या विवाद था? पंचजन्य ने वशिष्ठ की जगह विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया। तथा भरतजन पर भी ऐसा करने हेतु दबाव डाला। दबाव डाला। ठीक, भरतों के न मानने पर दसराग युद्ध। दसराग युद्ध हुआ। स्थान रावी। मैं पहले ही बता चुका, इनका ऋग्वैदिक नाम क्या था? परुष्णी। रावी या परुष्णी नदी के किनारे। युद्ध का परिणाम हुआ पांच आर्य प्लस 5 अनार्य कबीलों की हार। को भरतों ने बुरी तरह परास्त किया। ठीक, ये सामने आपके है। दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। 5 आर्य प्लस 5 अनार्य कबीलों को भरतों ने बुरी तरह हराया। आप यहां लिख सकते हैं संभवतः भरतजन के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। नाम भारतवर्ष पड़ा। ये रहे
संभवतः भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हम ये भी बता चुके हैं कि एक परंपरा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी भारत देश का नाम भारतवर्ष बताती है। प्रिय छात्रों, हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे इस भारतवर्ष का पूर्व नाम या प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप भी रहा है। पौराणिक आख्यानों, प्राचीन वैदिक धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप और आर्यावर्त भी इसका नाम मिलता है। ये रहा आपका 10 राज्य युद्ध। ठीक, 10 राज्य युद्ध क्यों हुआ? पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया। पंचजन ने वशिष्ठ की जगह विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया तथा भरत जन पर भी ऐसा ही करने के लिए दबाव डाला। भरतों के न मानने पर 10 राज्य युद्ध हो गया। कहां हुआ? रावी यानी परशुनी नदी के किनारे हुआ। परिणाम 5 आर्य 5 अनार्य कबीलों को भरतों ने बुरी तरह परास्त किया। संभवतः इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक, ये रहे पंचजन्य। उसके पहले राजनीतिक संगठन आपने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं ये जो प्राचीन आर्य कबीले हैं या आर्य जन हैं, इनके शासन प्रशासन चलते कैसे थे, जरा ये भी देख लिया जाए। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं राजनीतिक स्थिति में राजनैतिक संस्थाएं। यानी भरत जन या आर्य जन में पंचजन ने अपने किस संगठनों के माध्यम से, किन संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते थे, ये हम लोगों को जानना है। इसके लिए 3 संस्थाएं होती थी। 3 संस्थाएं ये होती थी सभा, दूसरी समिति, तीसरी विदत। ये 3 संस्थाएं होती थी। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से आर्य लोग अपने शासन प्रशासन को संचालित करते थे। ये देखिए, सभा, समिति और विदत में से सभा और विदत, इसमें संभ्रांत लोग ही भाग लेते थे। सभा, संभ्रांत लोगों का सदन या संभ्रांत लोगों द्वारा ही इसमें भाग लिया जाता था। समिति, ये दूसरी संस्था। हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। ध्यान रहे, विदत भी ऐसा ही संगठन था, संभ्रांत लोगों का सदन, भाग लेते थे। इसमें भी स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। स्त्रियां भाग नहीं लेती थी इसमें भी। और ये रही समिति, यह जन सामान्य लोगों का सदन था। जन सामान्य लोग भाग लेते थे। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। यही संस्था राजा का चयन तथा राजा का चयन करती थी और उसे हटा भी सकती थी। हटा भी सकती थी। ये संस्था राजा का चयन भी करती थी और उसे हटा भी सकती थी। जन सामान्य की संस्था थी। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी।
आजकल के पार्लियामेंट लोकसभा की तरह थी ये संभ्रांत लोगों की, जैसे राज्यसभा यहाँ विधान परिषद जैसे है, इस तरह का संस्था था। ये राजनीतिक संस्था ऐसी थी जिनके माध्यम से आर्य लोग अपने शासन प्रशासन को चलाते थे। ठीक, ये अब आप इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि राजा की स्थिति क्या थी। ध्यान रहे, राजा चुना हुआ होता था और राजा अभी सार्वभौम राजा नहीं था, बल्कि राजा चुना हुआ एक मुखिया होता था। वो केवल कबीले का मुखिया होता था मात्र। सेना की भी बात की जा सकती है। सेना कोई नियमित सेना नहीं थी कि जैसे आजकल परमानेंट फौज रखी जाती है हमारे देश में, ऐसा कुछ नहीं था। नियमित फौज नहीं होती थी। और इसी तरह से आप कह सकते हो कबीलाई फौज थी, कबीलाई सेना थी। जन सामान्य लोग, कबीले के सभी सामान्य जन जरूरत पड़ने पर सैनिक बन जाते थे, युद्ध में भाग लेते थे। ध्यान रहे, स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेती थी, जन सामान्य लोग युद्ध में भाग लेते थे और फिर वे सामान्य बन जाते थे। युद्ध समाप्त तो सभी लोग अपने अपने घर वापस। एक चीज और भी है, क्या कर आज की तरह लिए जाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर स्वैच्छिक थे, स्वेच्छा से लोग अपने राजा को बलि, कर को ऋग्वेद में बलि लिखा गया है। वो जो तमाम जगहों पर बलिदान दे देना, खसी वगैरह जानवरों का, ऐसा कुछ नहीं था। बलि का अर्थ होता है आप अपने भाग से अपने हक को कुछ भाग त्याग करके किसी संस्था, राजा, शिक्षण संस्था इत्यादि को दे रहे हैं। ऋग्वेद में इसे बलि कहा गया है। तो ये जो बलि होती थी ये बिल्कुल स्वैच्छिक थी। लोग अपने राजा को राज्य संचालन के लिए फल, दूध, शाक, अन्न, द्रव्य इत्यादि स्वयं ही दे देते थे। ये उस समय के राजनीतिक संगठन है इसे। तो आपने जो ये राजनीतिक संस्थाओं में सभा, समिति, विदत को जाना, अब हम सिर्फ इसमें राजा, सेना और कर इतने को जान लें तो राजनीतिक संगठन समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक स्थिति में हमने अभी बताया राजा, जिनको अभी हमने कहा जन यानी कबीले का मुखिया, जन राजनस्य या राजा। राजा केवल कबीले का मुखिया होता था, अभी सार्वभौम राजा नहीं था। ये कबीले का मुखिया, जनता यानी समिति द्वारा चुना हुआ। अब ये भी स्थिति देख लीजिए कि अभी राजा चुना हुआ होता था गणतंत्र की तरह। अगला जो आता है, अच्छा, जो हटाया भी जा सकता था, यह अपने पद से हटाया जा सकता था। क्या बात है, सुनकर के भी बड़ा मजा आ रहा है कि मतलब पद से भी हटाए जा सकते हैं। राजा महाराजा अगर गलती किए तो गए काम से। मतलब कि उनके पुरोहित उनके राज्याभिषेक के समय उनको 5 डंडा मारते थे, पलाश से माने मारते, मतलब छुआते थे डंडा, और कहते थे ये क्या है, धर्मदंडम, महाराज इन 5 बातों को याद रखिएगा। आप धर्म पूर्वक राज्य करेंगे, आप अपने सुख दुख को अपने प्रजा के सुख दुख में देखेंगे, साथ ही साथ अपने सुख का परित्याग करके आप राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। आपकी समृद्धि, चौथा वाक्य कहते थे राष्ट्र की समृद्धि ही आपकी समृद्धि है। और 5वें बताते थे यदि महाराज ने ऐसा नहीं किया तो वे पागल कुत्ते की तरह मारे जा सकते हैं। ये तो भाग जाइए पहले से, तो अक्सर जो अत्याचारी हो जाए तो पहले से गायब हो जाता था, भाग जाता था वन में। और अगर फिर भी मान लीजिए कि डटे रहे तो फिर जनता बगावत करके या तो मार देती थी या तो राजा भाग जाते थे। ऐसा ऋग्वैदिक युग में होता था। कबीले का मुखिया होता था, जनता उन्हें चुनती थी, अपने पद से हटाए भी जा सकते थे। पुरोहित द्वारा बाकायदा उनको शपथ दिलाई जाती थी। लंबे समय तक चलती रही। मौर्य युग में ऐसा ही चला। सार्वभौम महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को उनके पुरोहित एवं गुरु आचार्य चाणक्य ने शपथ ग्रहण दिलवाई थी। अशोक के शिलालेख में महाराज के जो बाबा शपथ ग्रहण लिए थे वो बाकायदे सबका सब लिखा गया है। तो इस तरह से ऋग्वैदिक युग की परंपरा का निर्वहन मौर्य युग नहीं बल्कि गुप्त युग तक हुआ। उसके बाद फिर संविधान आ गया, वो आजकल सुचारू रूप से चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है।
अब हम लोग जान लें राजा के बाद सेना। सेना नियमित सेना नहीं थी, सेना नहीं थी, तो जनसामान्य लोग ही सेना का काम करते थे। लोग ही आवश्यकता अनुसार सैनिक बन जाते थे, बिल्कुल इजराइल की तरह। वहां भी सैन्य शिक्षा लागू है, लोग सैनिक बन जाते हैं। लड़के लड़कियां तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर, लड़ाकू जहाज लेकर के अरब कंट्रीज के लोगों से लड़ाई के लिए भिड़ जाते हैं। छोटी सी जनसंख्या और गुणवत्ता इतनी ज्यादा कि फिर पूछना ही क्या है। कई कई राष्ट्र मिलकर के लड़ जाए, पता चले एक अरब लीग के तमाम राष्ट्रों को एक इजराइल हरा दिया, बिल्कुल भरत जन की तरह। जैसे मैंने 10 राग युद्ध में अभी भरत जन को बताया ना कि भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संगठन को रावी यानी परशुनी नदी के तट पर बुरी तरह से परास्त कर दिया, इजराइल साबित हो गए। लगता है वो वही वाली व्यवस्था बनाए रहे होंगे। तो नियमित सेना नहीं थी, जन सामान्य के लोग ही आवश्यकता अनुसार सैनिक बन जाते थे। और उसके बाद जब सेना वाला काम खत्म तो फिर अपने घर वापस हल वल जोतने लगे, गाय वाय चराने लगे, अपना गोचारणी अर्थव्यवस्था थी ही। सेना के साथ अब जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है कर। क्या लिखेंगे इसको? बलि। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको बलि कहा जाता था। नहीं, खसी की तरह उसको बलिदान देना हमारे धर्म में नहीं रहा है। अब वो जो मन सो कोई करे, धार्मिक नहीं कह पाएंगे आपकी ये धर्म में है। जी हाँ, बलि। आप अपने आवश्यकताओं में से निकालकर त्याग करके किसी अन्य को देते, इसको बलि कहा जाता है। हाँ, अगर बलिदान देना तो अपना हाथ पैर काट के चढ़ाइए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। किसी अन्य पशु को अपने बदले नहीं चढ़ाया जाता इस धर्म में। और वो फिल्मों में बाहुबली, कटप्पा वगैरह में दिखा भैंसा काट के जो है वो, तो वो कुप्रथा है। वो जो बाहुबली में वो राजा भी नहीं कर सकते थे कि ये धर्म है, बिल्कुल नहीं। बलि यानी कर, ये क्या था? स्वैच्छिक। लोग अपने आवश्यकताओं में से निकाल करके अपने राजा को फल, दूध, साग, द्रव्य इत्यादि देते थे, यानी बलि अभी इस समय तक स्वैच्छिक थी। प्रिय छात्रों, आपका बड़ा समय लिया हमने ये बताने में कि राजनीतिक स्थिति क्या थी। हम समझते हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट हम आपको जब अगले क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे राजनीतिक स्थिति के बाद सामाजिक स्थिति, फिर आर्थिक और धार्मिक। उसके बाद ये ऋग्वैदिक युग समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप यथासंभव इसे लाइक करते हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें भी, हमें सुझाएं भी, हम आपके सुझाव भी चाहते हैं, सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।